Hello everyone. We are launching the new fresh batch for the anthropology optional and the batch is going to start from the 16th of August. This batch is going for the 3.5 months. So 3.5 months में आपका complete syllabus जो है comprehensively तरीके से cover करवाया जाएगा, जिसमें आपको printed format में unit wise 5 modules में आपको जो है notes मिलेंगे unit wise. इसके साथ साथ में class में आपको dictated notes मिलेंगे. आपको वैल्यू एडिशन के लिए फ्रॉम दी करंट अफेयर्स, फ्रॉम द न्यूज़पेपर, फ्रॉम हियर एंड देयर सोर्सेज आपको वैल्यू इनरिचमेंट मटेरियल मिलेगा थ्रू द टेलीग्राम ग्रुप. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कवर द सिलेबस, जिसमें आपको केस स्टडीज, एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, वीडियोस, इन सब इंटरेस्टिंग व्यूज के थ्रू जो है आपको पढ़ाया जाएगा. साथ ही साथ आपको हर क्लास के जो है एक पिक्चर्स के लिए पीपीटीज मिलेगी, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी इज ऑल अबाउट द लिविंग बीइंग्स एंड the living beings they are being linked with the current examples, जिसमें PPTs पिक्चर्स का हम यूज करते हैं. इसके अलावा आपको PYQs जो हैं वो प्रैक्टिस करवाए जाएंगे. डेली आपकी आंसर राइटिंग होगी, जो यूनिट कंप्लीट हुई है उसी की आंसर राइटिंग होगी. अगर आप जो है डेमो लेना चाहते हैं, डेमो के थ्रू आप जो है ट्राई करना चाहते हैं, सो आप जो है ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड डेमो के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. 16th ऑफ अगस्त को हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है और हमारी जो टाइमिंग रहेगी, टाइमिंग हमारी इवनिंग की टाइमिंग रहेगी 3 to 5. सो 3 to 5 का टाइमिंग है आपका. सो उसमें यू कैन एक्सेस दिस. सो अब डेमो के लिए आप रजिस्टर भी कर सकते हैं अपने आप को एंड आप 2 डेमो जो है वो फ्री भी ले सकते हैं. अब मैं जस्ट आपको एक व्यू पॉइंट देना चाहती हूँ हाउ वी आर बेसिकली कवरिंग. सो अभी मैं इस वीडियो में आपको एक डायनामिक व्यू बताऊंगी एंथ्रोपोलॉजी का. तो स्टैटिक सिलेबस के तो ऑलरेडी देयर आर सो मेनी वीडियोस एंड इवन डेमो में भी जब आप डेमो क्लास लेंगे तो आपको जो है स्टैटिक सिलेबस जो है पहले वो करवाया जाएगा, देन करंट अफेयर जो है या डायनामिक व्यू में देखें हम, तब हम करंट एग्जाम्पल के साथ लिंक करेंगे. बट आज की क्लास में आई जस्ट वॉन्ट टू give you an overview that how I am enriching the content through the daily newspaper, कि कैसे आप न्यूज़पेपर से अपने स्टैटिक पार्ट में एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं. सो टुडेज आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज गोइंग टू बी द बायोलॉजिकल पेरेंटेज. अब बायोलॉजिकल पेरेंटेज जो है ये आपके फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है. इन द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वी हैव यूनिट्स जहां पर हम पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं, जहां पर हम क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर हम डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में बात करते हैं. सो 9.4 यूनिट विच इज टॉकिंग अबाउट द डीएनए टेक्नोलॉजीज एंड द डीएनए प्रोफाइलिंग. तो उसमें हम जो है इन सब के बारे में स्टडीज करते हैं. उसी से रिलेटेड ये एड ऑन पॉइंट रहेगा आपके लिए. सो दिस टॉपिक इज बेसिकली गोइंग टू बी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल पेरेंट and how the mechanism of the surrogacy and the donation of the sperm cell and the egg cell is been going on. तो हम इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. अब वो सब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि कैसे हम ये डिटरमाइन करते हैं कि these like हमारे जो पेरेंट्स हैं दे रियली आर आवर पेरेंट्स और वो हमें बिलोंग करते हैं. सो द ओनली आंसर फॉर दिस वुड बी द डीएनए. It is the only thing through which you can determine, you can authenticate कि आप अपने पेरेंट्स के चाइल्ड हो. अब वो कैसे होता है? The smallest functional unit of the living organism is the cell, and in the cell there are so many components, but there is the most important component which is the nucleus. In the nucleus there is chromosomes found, and these chromosomes basically they are having the gene. This gene is containing the genetic material, and this genetic material is nothing but the genetic code of a living organism. आपकी नोज कैसी होगी, आप किन चीजों को लेकर वल्नरेबल होंगे, किन चीजों को लेकर एलर्जिक होंगे, आपका फेशियल फीचर कैसा होगा, आपका किसी डिजीज को लेकर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कैसा होगा, दिस ऑल डिपेंडेंट अपॉन योर जीन, योर जेनेटिक कोड. अब हमें एक चाइल्ड को ये जेनेटिक कोड अपने पेरेंट्स से मिलता है. अब पेरेंट्स से किस तरीके से? सो बेसिकली होता क्या है, फ्रॉम द फादर जो चाइल्ड है, सो फ्रॉम द फादर
from the father the child will get the sperm cell and from the mother the child will get the egg cell. And then क्या होता है, after the fusion of the sperm cell and the egg cell, होता क्या है कि आपका जो egg cell है उसमें भी न्यूक्लियस है और जो आपका sperm cell है उसमें भी न्यूक्लियस है. तो क्या होता है कि जो मदर का सेल होता है उस मदर के सेल में मदर का न्यूक्लियस तो रहता ही है, साथ ही साथ जो स्पर्म सेल होता है उस स्पर्म सेल का न्यूक्लियस भी उसमें जो है ट्रांसफर हो जाता है with the fusion of the egg cell and the sperm cell. So basically what happened is after the fusion, यहाँ पे ये egg cell है, egg cell में sperm cell का fusion होता है और जो sperm cell का न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है ये पिंक कलर में, ये ट्रांसफर हो जाता है मदर सेल में एंड देन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है सेल का. बट बिफोर गोइंग इनटू द रेप्लिकेशन, हियर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज ये जो एग सेल का न्यूक्लियस है दिस इज कंटेनिंग 50% ऑफ योर डीएनए एंड जो ये स्पर्म सेल का न्यूक्लियस है दिस इज आल्सो कैरिंग 50% ऑफ योर डीएनए. अब मोस्टली क्या होता है कि देयर इज वन सेल कॉल्ड एज द माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल. सो माइटोकॉन्ड्रिया में 0.009% जो है डीएनए होता है और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पार्ट ऑफ वन सेल. तो उस सेल का जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, दिस माइटोकॉन्ड्रिया ये मदर सेल से मिलेगा. क्यों? क्योंकि फादर का सेल यूज नहीं हुआ है, फादर का सिर्फ न्यूक्लियस यूज हुआ है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब बेसिकली होता क्या है, अब बेसिकली ये जो सेल है, अब आपको पता है न्यूक्लियस में जीन और जेनेटिक कोड होता है, तो आपका 50% वो फादर से मिल गया, 50% मदर से मिल गया. ये एक्सेप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में साइड में कर रही हूँ. तो मतलब एक चाइल्ड को मदर से कंपैरेटिवली ज्यादा डीएनए मिलता है देन द फादर. तो उस हिसाब से स्लाइड से 0.009% जो है वो कुछ ज्यादा होता है मदर से. अब फिर क्या होता है, यहाँ पर फ्यूजन होता है एंड फ्यूजन के बाद सेल रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है एंड देन फॉर्म होता है क्या, जाइगोट. एंड देन जाइगोट के बाद आते हैं ब्लास्टोसाइट, मोरूला एंड फिर एंड में जो है एक टाइट बंच ऑफ द सेल जो है वो फॉर्म होता है एंड दिस टाइट बंच ऑफ द सेल इज बेसिकली कॉल्ड एज एम्ब्रियो. एंड देन फिर ये एम्ब्रियो से बनता है fetus. So this is the basic process. Through this process you can understand that for a child to have the biological parents there need to be the contribution in terms of DNA. तो एक पर्सन को 100% डीएनए फादर से या 100% डीएनए मदर से नहीं मिल सकता है, 50-50 रहेगा. क्यों? क्योंकि चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द एग सेल एंड स्पर्म सेल एंड दैट नीड टू बी फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, फ्रॉम द मदर, फ्रॉम द फादर एज वेल. Now there is one news related to this point that egg or sperm donor they has no legal right on the child, the Bombay High Court. As I told you, आपका डीएनए आपको आपके पेरेंट्स से मिलेगा. अब let us suppose हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई एक इनफर्टाइल है. तो सपोज कीजिए कि जो मदर है वो एग जो है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है. उस केस में क्या होगा, उस केस में मदर का सेल का फादर के सेल के साथ फ्यूजन नहीं हो पाएगा एंड देन जो चाइल्ड है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. उस केस में क्या किया जाता है, जो एग सेल डोनर होती हैं लेडीज, उनके एग जो हैं वो लिए जाते हैं एंड देन लैब में, लेबोरेटरी में इन दी टेस्ट ट्यूब बेसिकली क्या किया जाता है, इन विट्रो उसको बेसिकली हम बोलते हैं. तो लेट मी जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड हाउ इट वुड हैपन. ये क्या थी, ये थी नॉर्मल प्रोसेस कि जिसमें फादर से और मदर से जो है जो चाइल्ड है उसका फॉर्मेशन हो रहा है. अब हम प्रोसेस देखते हैं नॉर्मली एग सेल डोनर या स्पर्म सेल डोनर के केस में क्या होगा. लेट अस सपोज देयर इज द फादर सेल, सो फादर का जो है स्पर्म सेल एंड देयर इज द मदर सेल एंड मदर का जो है एग सेल. अब बेसिकली क्या है कि जो मदर का एग सेल है दिस इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी.
एंड इस वजह से चाइल्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। उस केस में क्या किया जाएगा, यूजुअली ये सरोगेसी के केस में होता है, वी वुड टेक एग सेल फ्रॉम अ डोनर। वो डोनर क्या प्रोवाइड कराएंगी, वो डोनर जो है सिर्फ और सिर्फ अपना जो है एग सेल प्रोवाइड करवाएंगे। सो वो क्या करेंगी, वो एक एग जो है through the process will provide the egg. Now what would be happen, now in the lab in this test tube क्या होगा, डोनर का एग सेल लिया जाएगा एंड फादर का स्पर्म सेल लिया जाएगा एंड इसका फ्यूजन होगा। फ्यूजन के थ्रू वी वुड क्रिएट द जाइगोट, जाइगोट के बाद वी वुड क्रिएट द एम्ब्रियो एंड देन ये जो एम्ब्रियो होगा या तो ये जो जाइगोट होगा इसे मदर की वोम्ब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इफ मदर का यूट्रस कैन होल्ड ऑन द बेबी। अगर वो भी नहीं हो सकता है देन सरोगेसी के लिए जाया जाएगा, किसी अदर वोम्ब, किसी अदर लेडीज की वोम्ब को यूज किया जाएगा जस्ट टू हैव द चाइल्ड। दैट इज बेसिकली द बेसिक वर्जन ऑफ द सरोगेसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ ये जो चाइल्ड फॉर्म होगा, इस चाइल्ड का 50% डीएनए फादर से मैच करेगा बट इस चाइल्ड का 50% डीएनए डोनर से मैच करेगा। अब लेट अस सपोज कल को ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा फॉर्म हुआ है, कल को ये मान लीजिए ओलंपिक में मेडल ले आता है, वो तो आपने देखा ना चाइल्ड ओलंपिक भी तो होते हैं एंड चलिए वैसे भी वो मेडल ले आता है एंड देन ये जो डोनर एग वाली जो लेडी है वो आती है और क्लेम करती है कि ये जो चाइल्ड है ये तो मेरा चाइल्ड है एंड अब इसकी मनी प्रॉपर्टी सब मुझे बिलोंग करती है। केस जाता है, केस जाने के बाद पता चलता है क्या कि अरे ये तो चाइल्ड का 50% डीएनए इज मैचिंग विद दिस लेडी, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस मदर। ऐसे इश्यूज ना हो इस वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि जो एग और स्पर्म डोनर है उनका चाइल्ड के ऊपर कोई भी लीगल राइट नहीं है। चाहे 50% डीएनए उनका बिलोंग करता है क्योंकि उन्होंने एग सेल को डोनेट किया था, उन्होंने स्पर्म सेल को डोनेट किया था, बट स्टिल यहां पर उनका कोई जो है या इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लीगली ये प्रोसीजर जो है वो की गई है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द पार्टनर जो है वो इनफर्टाइल था, इस वजह से। सो ये जो है केस में वर्डिक्ट आई है एंड दिस इज हाउ दिस इज इन द न्यूज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द इश्यूज कि नीड फील होती है एग सेल की या स्पर्म सेल की, क्यों एक हेल्दी मैन और वुमेन जो है वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, ये सब जो है किस वजह से हो रहा है। इसका जो प्राइम रिस्पॉन्सिबल थिंग है दैट इज द पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से जो है ये बेसिकली होता है। अब आप पाओगे कि आईवीएफ जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये जो अभी मैंने आपको ये टेस्ट ट्यूब में जो भी ये प्रोसेस हो रही है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो दिस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ओन एग और डोनर स्पर्म के साथ जो है वो कितना परसेंटेज देखने को मिलता है, या एग सेल और स्पर्म सेल दोनों ही डोनेट किया हो उसके थ्रू जो है ये कैसे देखने को मिलता है। सो हमारा जो साइंस है इज प्रोवाइडिंग द चांस टू द पीपल टू हैव देयर ओन किड्स इवन इफ दे आर इनफर्टाइल। तो अब वो बायोलॉजिकली किसी और के साथ बिलोंग करेंगे, किसी और के डीएनए को शो करेंगे, बट वो लीगली विल शो। इवन आई होप आपने देयर इज वन मूवी ऑफ द कीर्ति सेनन, मिमी जो है नेम से मूवी है, एंड वो हाईलाइट कर रही है प्लाइट ऑफ द सिचुएशन ऑफ द सरोगेसी इन इंडिया कि कैसे फॉरेनर जो कपल है दे यूज्ड टू यूज द इंडियन वुमेन एज अ सरोगेट, क्योंकि इंडिया को एक सरोगेसी हब बना लिया गया था कि पैसा देकर जो है, बट अभी तो कमर्शियल सरोगेसी जो है उसके ऊपर बैन है, इलीगल है। सरोगेसी की सर्विसेज दी जा सकती है बट जो फैमिलीज में ही लाइक एक सिंगल फैमिली में अगर वो आपकी फैमिली मेंबर है तभी वो आप सरोगेसी की हेल्प आपको प्रोवाइड करवा सकती है, और उस केस में भी मनी का कोई ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो कमर्शियल सरोगेसी जो सीन दिखाया गया था इन द मिमी, उस टाइप की चीजों को बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। ठीक है, सो लेट अस सी आईवीएफ वर्सेस डोनर एग जो है वो ट्रीटमेंट किस तरीके से रहता है। तो ये देखने को मिलता है
कि जो ज्यादा मैटरनल एज जो है बेसिकली जब हो जाती है तो हाई मैटरनल एज में जो फर्टिलाइजेशन है उसका इशू सबसे ज्यादा आता है। एंड ये देखने को मिलता है कि द लेडीज विच आर हायर देन द 35 to 37, 38 to 40 और विच आर बेसिकली लेस देन 40, उन एज ग्रुप में किस तरीके से आईवीएफ की जो भी कंडीशंस है, आईवीएफ की जो भी सर्विसेज है उनको यूज किया जाता है। इसके अलावा हम बेसिकली देखें कि एग डोनर साइकिल जो है वो किस तरीके से रहता है। सो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट होते हैं जिसके थ्रू एग जो है उसको प्रोक्योर किया जाता है, बिकॉज वन फीमेल दे यूज टू हैव 2 ovaries एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन लेवल एग सेल जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। सो इन 1 month ओनली 1 single egg is produced, but ovary can produce because women have the 2 ovaries, so they can produce 2 egg cell as well. So हमारी बॉडी में बेसिकली क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होता है। जैसे ही लेवल लो होता है तो एग प्रोड्यूस होता है और एग प्रोड्यूस होते ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है। हाई लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन ये हैम्पर करता है न्यू एग प्रोड्यूस होने से। अब जब तक कि वो एग एक्सक्रीट नहीं हो जाता है तब तक न्यू एग प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लेवल के बेसिस पर ही एग सेल जो है वो प्रोडक्शन होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट कि थ्रू कंट्रोलिंग दैट लेवल वी एंड थ्रू रेगुलेटिंग दैट लेवल वी कैन हैव द एग। फाइन, ओके। So now we would try to know some of the rules regulations of the surrogacies. So surrogacies के लिए basically बोला जा रहा है that women जो या तो विडो हो या तो वो डाइवोर्सी हो और जिनकी एज 35 to 45 years की हो, या फिर कोई एक कपल जिनमें जो कि लीगली मैरिड है, जो जिनमें women basically specifically वो इनफर्टाइल है, they can pursue the surrogacy. इसमें भी साथ साथ में ये देखा गया है कि कोई एक ऐसा कपल जो है जो कि लीगली मैरिड है और इंडियन सिटीजन्स हैं, जो कि 26 to 55 का एज ग्रुप में है, और वुमेन जो कि 25 to 50 एज ग्रुप में है, दे मे क्वाइट पॉसिबल उनका पहले कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, दे मे हैव द सरोगेसी, वो सरोगेसी चाइल्ड जो है वो बियर कर सकते हैं। सो यहाँ पर वुमेन की एज के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान दिया गया है कि अगर द एज ऑफ द वुमेन इज मोर देन 50 years तो उस केस में जो वुमेन है वो सरोगेसी के लिए नहीं जा सकती हैं। इसके साथ साथ में इट इज बीइंग सेड दैट कि कमर्शियल सरोगेसी जो है वो प्रोहिबिटेड है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो 10 year का प्रिजन हो सकता है, साथ ही साथ में 10 लाख तक का फाइन भी लगाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर जो हमारा लॉ है वो एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को प्रमोट करता है, मीन्स कि कोई एक फीमेल जो है वो मदर नहीं बन सकती है, वो क्या कर सकती है, अपने फैमिली में से किसी डेलिबरेट वुमेन जिसके पहले चाइल्ड होने चाहिए उनकी सर्विसेज ले सकती है, जहां जो कपल है उनकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उनको उनका अच्छे से ध्यान रखना है सरोगेट मदर का, पर किसी भी तरीके का मनी बेस्ड ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ओके, सो दैट्स हाउ सरोगेसी देखिए अब इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सरोगेसी के लॉ बनाना भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक सबसे बड़ा जो ह्यूमैनिटेरियन फैक्ट है कि किसी भी वुमेन को, किसी भी कपल को अपना खुद का चाइल्ड उनके पास हो, इसकी उनको एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चांस दे रहे हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी गुड थिंग कि जिसके थ्रू हम एक वुमेन को इवन इफ शी इज इनफर्टाइल तो उनको मदर होने की एक जो काइंड ऑफ एक हैप्पीनेस है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस वजह से सरोगेसी जो है इज वेरी मच अगर हमें बेसिकली बोलना हुआ कि कोई एक ऐसा सोशल लॉ जो कि इम्पोर्टेंट है तो वी कैन मेंशन सरोगेसीज। नेक्स्ट इज व्हाट आर द चैलेंजेस। चैलेंजेस रहते हैं इन टर्म्स ऑफ द सरोगेट मदर एंड द चाइल्ड। सो कमर्शियल सरोगेसी के ऊपर जो बैन लगाया है उस केस में जो है अभी भी देयर आर सो मेनी केसेस जो कि लूप उनको कंट्रोल कर पाना बड़ा ही डिफिकल्ट है। इसके साथ साथ में ये भी देखने को मिलता है कि ये वुमेन की ऑटोनॉमी जो है उसको ये अंडरमाइन कर रहा है इन रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव डिसीजंस एंड देयर राइट टू द पेरेंटहुड। व्हाई? बिकॉज सरोगेट मदर जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। समटाइम ये होता है कि फैमिलीज में कोई लेडीज हैं
जो कि अपने फैमिली मेंबर के लिए सरोगेट मदर नहीं बनना चाहती है, बट उनको प्रेशर की वजह से बनना पड़ता है, फैमिली में जो प्रेशर आता है उसकी वजह से बनना पड़ता है, तो वो उनके लिए जो है उनकी रिप्रोडक्टिव डिसीजन को, उनकी ऑटोनॉमी को हैम्पर कर रहा है। साथ ही साथ में देयर आर सम पैट्रियार्कल नॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ दैट कि वुमेन के लेबर को बेसिकली डीवैल्यू किया जाता है, तो ये कोई कंसीडर थिंग मानी ही नहीं जाती है। सरोगेट मदर बनना इज अ काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट थिंग, एंड वहां सरोगेट मदर के लेबर को अंडरमाइन किया जाता है अगर वो फैमिली मेंबर्स में से ही हो बेसिकली। तो 9 months टू कैरी अ बेबी एंड देन डिलीवर दैट बेबी, दैट इज कंसिडर्ड एज द एक्सट्रीम डिफिकल्ट टास्क ऑफ समवंस लाइफ, मतलब बेसिकली वुमेन की लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टास्क जो है ये बेसिकली माना जाता है। एंड यहाँ सरोगेसी के बेसिस पे जब उनके एफर्ट्स को प्रॉपर तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जाता, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, दिस इज व्हाट अंडरमाइनिंग देयर सिचुएशन। अनदर challenges are related to, there are some emotional complications, there are some third party involvement as well in related to the medication and all that, so ये सब चीजें जो है वो निकल कर आती है। Now what are the infertility issues among the couples in India? इंडिया के केस में ये देखने को मिलता है कि 10 to 15% ऑफ द कपल्स दे आर एक्सपीरियंसिंग इनफर्टिलिटी इश्यूज। एंड वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लेट मैरिजेस की जाती है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है, स्ट्रेस लाइफ में बहुत बढ़ रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। सो ऑल दीज एक्टिविटीज दे आर रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ द एग, एंड इट इज ऑल्सो कॉजिंग द PCOS, PCOD, एंडोमेट्रियोसिस। सो इस तरीके के जो है चीजें जो कॉज कर रहे हैं उस, एंड ओबेसिटी जो है वो भी इसका एक सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है। सो दैट्स व्हाई इंडिया में इनफर्टिलिटी के इश्यूज जो हैं वो हो रहे हैं। अनदर फैक्ट जो है, आप मानिए, यूजिंग द लैपटॉप while having the laptop on the lap is causing the, we can say it is causing the largest contributing factor in terms of the infertility, not only for the female but for the male more. So वो उनके sperm cell का जो quality है उसको reduce कर रहा है, and ये egg cell की quality उसको तो reduce करता ही है। So that's how we can basically understand कि what are basic जो causes हैं infertility के, and there are some other challenges as well कि there are in villages so many of the couples they are still not having the like access to the artificial जो fertility techniques है, IVF, इन सब चीजों को स्टिग्मा की तौर पे माना जाता है, and that's why एक सबसे बड़ा चैलेंज बन के उभरता है। So this is it related to this टॉपिक। सो ये टॉपिक जो है हमें काफी सारी डायमेंशंस प्रोवाइड करवाता है फॉर द यूनिट 9.4 ऑफ द पेपर 1 द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको जो है एंथ्रोपोलॉजी क्लास का डेमो चाहिए तो आप जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, उस नंबर पर आप जो है कॉल करके इंक्वायरी करके आप डेमो के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हो। आपको जो है 2 डेमो बेसिकली फ्री रहेंगे, एंड देन जैसे भी आपको सुटेबल लगता है यू कैन एक्सेस द कोर्स। थैंक यू सो मच।